हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की क्लास में हम लोग इतिहास के क्रम को सीखेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास की कहानी जो है वो प्री हिस्टोरिक एज से शुरू होती है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से। इसे मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात करें तो इसका ड्यूरेशन जो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है, यानी कि 5 लाख से 10,000 BC। मध्य पाषाण काल का है 10,000 से 6,000 और नवपाषाण काल का 6,000 से 1,000 BC। पुरापाषाण काल का जो समय के जो लोग थे वो अस्थायी जीवन व्यतीत कर रहे थे, घुमंतु प्रकार के प्रजाति थे ये लोग। ठीक है। मध्य पाषाण काल तक आते आते ये पशुओं को पालना शुरू कर दिए। इनके औजारों में परिवर्तन देखने को मिला, छोटे छोटे औजारों का यूज करने लगे। और अंततः नवपाषाण काल तक आते आते कृषि का विकास हो जाती है, गाँवों का विकास हो जाता है। इसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास होता है 1500 से 2500 से लेकर के 1500 BC के बीच। इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में इसका उल्लेख किया गया और रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अंततः 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन कार्य शुरू किया जाता है और यहाँ से हमें एक नई सभ्यता की विकास की जानकारी मिलती है, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सीमाकरण की बात करें तो पूरब से लेकर के पश्चिम और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ये फैली हुई है। त्रिकोणीय रूप से है ये। ठीक है। पूरब में कहे तो आलमगीरपुर है जो कि हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में जो है वो है सुतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे है। उत्तर में है मांडा, चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में है दायमाबाद, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। तो ये इसका सीमाकरण है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद क्या होती है कि 2000 से 1500 BC के बीच में जो है वो मध्य एशिया से आर्यन जाति जो है भारत में आना शुरू कर देते हैं और अंततः ये 1500 BC तक आकर के पूरी तरह से हड़प्पा वासियों के ऊपर आक्रमण करना शुरू करते हैं और अपना वर्चस्व स्थापित करके वैदिक कल्चर की शुरुआत करते हैं। इनकी विशेषताओं के आधार पर हम इन्हें 2 पार्ट में बांटते हैं, एक अर्ली वैदिक और दूसरा लेटर वैदिक। ठीक है। अर्ली यानी कि पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये 1500 से लेकर के 1000 BC तक शासन करते हैं। इसके बाद फिर 1000 से लेकर के 600 BC तक लेटर वैदिक पीरियड शुरू हो जाती है। इसी में हम देखते हैं कि 600 BC में जो है महाजनपदों का उदय होता है, जिसमें से 16 महाजनपद महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो 16 महाजनपदों में कौन कौन सा महाजनपद है, तो देखो यार 16 महाजनपदों हमारे पास जो आता है उसमें शामिल है आपका मगध, अंग, काशी, कोसल, वज्जी, मल, गंधार, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, अस्मक, सूरसेन, अवंती और कंबोज। इन सब की जानकारी जो है हमें वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उससे जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। मगध का राजधानी जो था वो राजगृह को बनाया गया था जो कि वर्तमान के पटना में है। तो अंग का राजधानी चंपा था, ये भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया में ये फैला हुआ था। ठीक है। काशी का राजधानी वाराणसी है। कोसल जो कोसल थी उसकी राजधानी 2 थी, उत्तर में श्रावस्ती और दक्षिण में कुशावती। ये वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अयोध्या वाला एरिया में विकसित हुआ था। वज्जियों के बारे में बात करें तो ये बिहार के तिरहुत संभाग में ये रहते थे। ठीक है। इसकी राजधानी थी वैशाली। मल के बारे में अगर हम बात करें तो मल जो है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया वाला एरिया में रहते थे। इसकी राजधानी अगर बात करें तो कुशीनारा है। ठीक है। कुशीनारा और पावा, ठीक है, जिसे कुशीनगर भी कहा गया है। गंधार के बारे में बात करें तो गंधार जो है वो पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम जो पाकिस्तान है वहाँ वाला एरिया में, रावलपिंडी वाला एरिया में गंधार है। ठीक है। और इसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। चेदी की बात करें तो चेदी जो है बुंदेलखंड वाला एरिया जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे रहते थे। इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। ठीक है, जिसे सोठवती नगर भी कहा गया है। आगे बात करें वत्स का तो वत्स जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज वाला एरिया में था, इलाहाबाद जिसे अभी हम कहते हैं। ठीक है। और इसकी राजधानी है कौशाम्बी। कुरुओं की बात करें तो ये आपका इंद्रप्रस्थ इसका राजधानी हुआ करता था। ये हरियाणा और मेरठ वाला एरिया में रहते थे। ठीक है। पंचाल की बात करें तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला एरिया में रहते थे। इनकी राजधानी थी आहिचित्र और काम्पिल्य। उत्तर में आहिचित्रा था और दक्षिण में काम्पिल्य, 2 पार्ट में इनके बटे हुए थे राजधानी। ठीक है।
मत्स्य की बात करें तो मत्स्य जो है वो अलवर, जयपुर, भरतपुर वाला एरिया में लोग रहते थे, राजस्थान वाला एरिया में। ठीक है, इसकी राजधानी थी विराटनगर और संस्थापक थे मत्स्य का या फिर विराटनगर के संस्थापक विराट थे। अगला है अस्मक। अस्मक जो है वो दक्षिण में या फिर कहे तो दक्षिण भारत में सबसे अंतिम माना जाता है ये। ठीक है, 16 जनपदों में। अस्मक जो है महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे था, महाराष्ट्र में, और इसकी राजधानी जो है पोटली है। अब अलग अलग एग्जामों में इसे पोटली को बोधन भी कहा गया है। ठीक है, दूसरा है आपका सूरसेन। सूरसेन के बारे में बात करें तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रजभूमि वाला एरिया में था और इसकी राजधानी थी मथुरा। अगला है अवंती। अवंती जो है वो मध्य प्रदेश में मालवा पठार वाला एरिया में शासन कर रहे थे। इसकी राजधानी थी उज्जैनी और महिष्मती। नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज जो है वो आपका कश्मीर वाला एरिया में और हिंदू कुश पर्वत वाला एरिया में शासन कर रहे थे। इसकी राजधानी थी पूंछ। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में सबसे फेमस जो महाजनपद था उसमें शामिल था आपका मगध, कौशल, अंग, काशी, ये कुछ फेमस थे। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो 16 महाजनपदों के काल में ही 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में होती है। इनका जन्म जो है नेपाल में लुम्बिनी वाला एरिया में हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी। ठीक है, बिहार में वर्तमान में ये पड़ता है। इसके पश्चात ये धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि जो है ये सारनाथ से अपना ज्ञान की प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में वाराणसी के, वर्तमान में जो वाराणसी है उसके नज़दीक में है ये, और इनके निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुआ था जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें तो 540 ईसा पूर्व में महावीर जैन का जन्म होता है और ये 468 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनका जन्म जो है वो आपका कुंडग्राम में हुआ था, वर्तमान बिहार के वैशाली में, और इन्हें निर्वाण की प्राप्ति जो है आपका वो पावापुरी में हुआ था। ठीक है, इसमें से हम देखे थे 16 महाजनपदों के बारे में, जब भी हम बता रहे थे आपको कि मगध हो गया, वैशाली हो गया, कौशल हो गया, जो कि बहुत ही फेमस थे। उनमें से अगर मगध की बात करें तो मगध पे जो शासन करे थे उनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा जो है मगध के ऊपर शासन किया जाता है। बिंबिसार जो हर्यक वंश की स्थापना करते हैं। बाद में अजातशत्रु जो कि इसका पुत्र था उसके द्वारा बिंबिसार को कैद कर लिया जाता है और फिर अजातशत्रु 492 से लेकर के 480 460 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। अजातशत्रु के कार्यकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, जब सुत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो है अजातशत्रु के बाद उद्यन आते हैं। उद्यन के बाद अंतिम जो शासक होते हैं उनका नाम होता है नागदशक। नागदशक का जो है वो हत्या कर देता है शिशुनाग। ठीक है, और शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी कालाशोक बनता है और कालाशोक के बाद फिर नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो है वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होता है। बाद में नंदीवर्धन का जो है हत्या कर देता है पद्मनंद यानी कि महापद्मनंद, जिसे उग्रसेन भी कहा गया है, और फिर महापद्मनंद के द्वारा जो 344 बीसी में स्थापना किया जाता है नंद वंश का। ठीक है, उसके बाद महापद्मनंद के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फेमस राजा थे और इसके बाद फिर एक नए उत्तराधिकारी इसके बनते जिसका नाम था धनानंद। धनानंद के समय में ही 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण होता है भारत के ऊपर, जिसे अलेक्जेंडर भी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें तो नंद वंश के बाद हमारे पास आता है चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश की स्थापना ये करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आता है, बिंदुसार के बाद अशोक आता है। ठीक है, अशोक के बारे में अगर बात करें तो अशोक के उपनाम जो हैं या इनके कई सारे नाम मिले, जैसे देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, देवपुत्र, आर्यपुत्र, और इसे उपाधि दिया गया था चक्रवर्ती महासमुंद का। ठीक है, और इसी के समय में देखते हैं हम कि अशोक के कार्यकाल में ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। ठीक है, बाद में अशोका जो है वो बुद्धिज्म को अपना लेते हैं उपगुप्त की सहायता से, और इसके बाद फिर शुंग वंश की स्थापना की जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक होते हैं देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं तो देवभूति होते हैं, और देवभूति का हत्या करता है वासुदेवा। वासुदेव इसका हत्या करके अपना खुद का एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे हम बोलते हैं कन्नव वंश। फिर इसके उत्तराधिकारी बनते हैं भूमिमित्र, फिर नारायण, और नारायण के बाद सुशर्मा। सुशर्मा का हत्या करता है सिमुक। हत्या तो विशेष करके नहीं करता है, उसे वो पराजित कर देता है युद्ध में। ठीक है, और सिमुक के द्वारा फिर
आंध्र सतवाहन यानी कि सतवाहन वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है, दक्कन वाला एरिया में, है ना। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उज्जैन का शासक थे जिनका नाम था विक्रमादित्य, उसी के द्वारा 58 BC में जो है विक्रम कैलेंडर यानी कि विक्रम संवत की शुरुआत की जाती है, ठीक है। सेकेंड सेंचुरी BC में डेमेस्ट्रियस प्रथम के द्वारा जो है, जिसे डेमेस्ट्रियस प्रथम के द्वारा जो है स्थापना किया जाता है इंडो ग्रीक भारत में शासनों का, ठीक है। और ये इंडो ग्रीक शासक होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे प्रमुख शासक होते हैं मिनांडर। मिनांडर के समय में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया गया था। मिनांडर को जो है मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। इंडो ग्रीक शासक को हम लोग यवन भी कहा करते हैं, ठीक है। तो इंडो ग्रीक शासक को हम लोग यवन भी कहा करते हैं। यवनों के बाद भारत में जो है शक पहलों के आक्रमण होती है, यानी कि शक डायनेस्टी का शुरुआत होती है भारत में, ठीक है। 1st सेंचुरी BC से लेकर 4th AD तक ये शासन करते हैं। इसके संस्थापक का नाम था माउस, ठीक है। तो माउस के द्वारा जो है शक वंश की स्थापना होती है। इसमें सबसे प्रमुख राजा माने जाते हैं रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम जो है जूनागढ़ अभिलेख के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। सुदर्शन झील के जानकारी भी हमें मिलती है उनके अभिलेखों से, ठीक है। इसमें शक पहलव सिथो पार्थियन शासकों में इन्हें यायावर जनजाति कहा गया है। इसमें गांडो फर्नी जाता है, ठीक है। और शक पहलव में सबसे अंतिम शासक होते हैं, उनका नाम होता है रुद्र सिंह तृतीय। शकों के बाद जो है कुषाण वंश की स्थापना होती है और इसके संस्थापक होते हैं कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंशी शासक जो है यूची जनजाति के थे। कनिष्क जो है आपका वो 78 AD से लेकर के 101 AD तक भारत के ऊपर शासन करता है ना। और इसी के समय सोने के श्रृंखला यानी कि सोने के सिक्कों की श्रृंखला चलाई जाती है, कई सारे सोने के सिक्के चलाए जाते हैं। इसके बाद कनिष्क के बाद वशिष्ठ का आता है, हुविष्क का आता है, कनिष्क द्वितीय आता है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो इसी के समय में कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन की जाती है 472 यानी कि 72 AD में, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। ये जो है कश्मीर के कुंडलवन में संगीतियां आयोजित की जाती है। आगे बात करते हैं तो इसके बाद शुरू होती है गुप्त वंश। इसके बाद जो है गुप्त वंश की शुरुआत होती है। दोस्तों गुप्तों के विषय में अगर हम बात करें, यदि हम गुप्तों के विषय में बात करें तो श्रीगुप्त के द्वारा जो है गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। और इसके बाद फिर आता है घटोत्कच। घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 319 से लेकर के 334 AD तक शासन करता है। और इसी के समय में जो है चंद्रगुप्त प्रथम के समय में 319 और कई सारे पुस्तकों में 320 दिया हुआ है। गुप्त संवत की जो है शुरुआत की जाती है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके समय जो दरबारी कवि थे उनका नाम था हरिसेन, और हरिसेन के द्वारा जो है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य हम कहते हैं। इसे उपाधि दिया गया था परम भागवत विक्रमादित्य का भी, ठीक है। और इसी के समय फायान का जो है भारत पे यात्रा होती है, फायान आता है भारत, ठीक है। और इनके नवरत्न थे जो कि बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछी जाती है नवरत्नों के विषय में। इसमें धन्वंतरी चिकित्सा से जुड़े हुए थे। धन्वंतरी के बाद फिर वरुचि है, फिर शंकु है, वेताल भट्ट, अमर सिंह, वराहमिहिर, छपनक, खटकर पारा और कालिदास, ठीक है। ये इसके नवरत्न थे। इसके बाद फिर आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त 415 से लेकर 455 ईस्वी तक शासन करता है। इसके कुमारगुप्त के बारे में अगर बात करें तो कुमारगुप्त को समय में ही हुनों का आक्रमण होना शुरू हो जाता है भारत के ऊपर, ठीक है। कुमारगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया और दक्षिण विजय भी किया था इन्होंने, मतलब दक्षिण भारत के ऊपर अभियान भी चलाया था इन्होंने। और कुमारगुप्त अश्वमेघ यज्ञ की शुरुआत किया, नालंदा विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना किया, ठीक है। कुमारगुप्त के द्वारा इतने सारी चीजें करने के बाद जो है फिर स्कंदगुप्त आते हैं भारत के ऊपर शासन करने के लिए। स्कंदगुप्त की बात करें तो ये आपका 455 AD से लेकर के 467 AD तक शासन करते हैं स्कंदगुप्त। इसके बाद फिर आता है पुरुगुप्त, फिर आता है कुमारगुप्त द्वितीय, फिर बुद्धगुप्त, फिर नरसिंहगुप्त, फिर कुमारगुप्त तृतीय। इसका फिर विष्णुगुप्त आते हैं। विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश के अंतिम शासक होते हैं, ठीक है। उसके बाद गुप्तों के बाद हम पाते हैं यहाँ पे कि कई सारे क्षेत्रों में भारत बढ़ जाता है। भारत कई सारे क्षेत्रों में बढ़ जाता है, जैसे मौखरी वंश हो गया आपका। मौखरी वंश अगर बात करें तो मौखरी वंश के संस्थापक ईशान वर्मा होते हैं। राजधानी एक कन्नौज को बनाते हैं और इन्हें उपाधि दिया गया था महाराजा धीराज का, ठीक है। जबकि हुनों के बारे में अगर बात करें, जहाँ पे हम लोग हुनों को देखते हैं जो कि 500 से लेकर 527 AD तक के शासन करते हैं भारत के उत्तरी भारत वाला एरिया में, ठीक है। इसके संस्थापक होते हैं तोरमान, ठीक है। तोरमान के उत्तराधिकारी मिहिर कुल बनते हैं, ठीक है।
फिर गौड़वंशीय शासक आते हैं। तो भारत पे कई सारे क्षेत्रीय शासकों का उदय हो जाता है गुप्त वंशों के बाद। गौड़वंश के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक थे शशांक। फिर पुष्यभूति वंश आता है। पुष्यभूति वंश जो है आपका, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये शासन करते हैं। ठीक है, इसके संस्थापक होता है पुष्यभूति। पुष्यभूति और वास्तविक संस्थापक माना जाता है प्रभाकर वर्धन को, और ये राजधानी बनाते हैं थानेश्वर को। इसके बाद फिर आता है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन के बाद फिर आता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो शासन करता है भारत के ऊपर, वो 550 से लेकर के 647 एडी तक शासन करता है। और इसी के समय में जो है हुन त्सांग जो है भारत आता है। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि अगर देखें दोस्तों तो मतंग दिवाकर थे, बृहद, हरिथा, बाणभट्ट थे। ठीक है, आगे हम बात करें तो हर्षवर्धन खुद कई सारे साहित्यों की रचना की, जैसे रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका का। ठीक है, आगे हम बात करें तो पश्चिमी चालुक्य आते हैं। पश्चिमी चालुक्य देखें तो पुलकेशन प्रथम इसके संस्थापक होते हैं। इनके चिन्ह होते हैं वराह। इन्हें फिर बाद में कई सारे खुटों में बांट दिया जाता है। प्रथम खुट मतमपुर में, द्वितीय खुट अनहिलवाड़ा में, और तृतीय खुट भृगु कच्छ में। तृतीय खुट के संस्थापक होते हैं बरप्पा। फिर चंदेल वंश की स्थापना होता है। चंदेल वंश मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले एरिया में। इसके संस्थापक होते हैं नन्नुक, राजधानी खजुराहो को बनाते हैं। शासक धांग होता है। फिर चेदी वंश आता है, इसे कलचुरी वंश भी कहा जाता है। इसके संस्थापक होते हैं ईश्वर सेन, और ये राजधानी बनाते हैं त्रिपुरी को, जिसे हम लोग बोलते हैं जबलपुर। इसमें प्रमुख शासक होते हैं कोकल प्रथम। फिर पल्लव वंश आता है। तो इस प्रकार से कई सारे वंशीय शासक आते हैं यहाँ पे। पल्लव वंश जो है 575 से लेकर के 897 एडी तक शासन करता है कांची वाला एरिया में। ठीक है, इसके संस्थापक होते हैं सिंह विष्णु। राजधानी बनाता है कांचीपुरम। इसमें फिर अंतिम जो उत्तराधिकारी बनता है इसका, वो महामल है, नरसिंह वर्मन है। फिर गुहिल वंश आता है। गुहिल वंश के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक होते हैं गुहादित्य, और वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। वहीं कश्मीर के ऊपर देखते हैं, कश्मीर वाला एरिया में उत्तर भारत में, तो कारकोटा राजवंश शासन करते रहता है। उसके संस्थापक होते हैं दुर्लभ वर्धन। राजधानी परिहासपुर को बनाता है, और इसके प्रमुख शासक माना जाता है ललितादित्य, फिर वज्रादित्य। फिर उत्पल राजवंश होता है कश्मीर वाला एरिया में। उत्पल राजवंश की बात करें तो इसके संस्थापक अवंती वर्मन होते हैं। राजधानी अवंतीपुर को बनाता है, और यशस्कर, पूर्वगुप्त इसके प्रमुख शासकों में गिना जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मिडिवल इंडिया के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में। देखो, मध्यकालीन भारत को हम लोग दो फेज में बांट करके पढ़ते हैं। एक आपका आता है पूर्व मध्यकालीन भारत, जिसे हम लोग बोलते हैं प्री मिडेवल एरा। ठीक है, और दूसरा आपका आता है मिडेवल एरा। मिडेवल एरा जैसे कि सल्तनत काल हो गया, आपका मुगल काल हो गया, आपको उसको मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो 712 एडी में देखते हैं कि प्रथम बार मुस्लिम इन्वेजन होता है। ठीक है, अरबों का इन्वेजन शुरू हो जाता है आपका 712 एडी में, और सफल आक्रमण करने वाले जो आक्रमणकारी का नाम था, उनका नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम इनका नाम होता है दोस्तों। आगे यदि हम बात करें तो इसके बाद हमारे चीजें यहाँ पे क्या निकल के आती हैं कि भारत के ऊपर अलग अलग फिर क्षेत्रों में निवास करना और यहाँ पे शासन करना शुरू करते हैं। जैसे कौन कौन सा वंश, तो पश्चिम में देखें तो प्रतिहार वंश, पूरब में पाल वंश, दक्कन वाला एरिया में आपका राष्ट्रकूट वंश, और पूरी तरह से दक्षिण भारत में आ जाओ तो यहाँ पे आपका चोल वंश। ठीक है, तो प्रतिहार वंश जो होती है 730 से लेकर 1036 तक शासन करता है, और ये राजधानी बनाता है कन्नौज को। पाल वंश की बात करें तो 750 से लेकर के 1050 एडी तक करता है शासन, 1150 एडी तक शासन करता है। ठीक है, और राजधानी बनाता है मुंगेर को, जो कि वर्तमान के बिहार में पड़ता है। ये 752 से 973 एडी तक राष्ट्रकूट वंश शासन करते हैं। ये राजधानी बनाते हैं मालखेड़ को। चोल जो है वो 850 से लेकर के 1279 तक शासन करते हैं। ठीक है, और ये आपका जो है बहुत ही प्रमुख राजधानी बनाते हैं तंजौर को। आगे बात करें दोस्तों तो 998 से लेकर के 1030 एडी तक भारत पे पहला तुर्की आक्रमण होता है महमूद गजनवी के शासनकाल में। ठीक है, इस समय गुजरात पे चालुक्य वंश का शासक होता है, और शासन करने वाले शासक का नाम होता है भीम प्रथम। 17 बार ये आक्रमण करता है भारत के ऊपर। इसके बाद 1175 से लेकर के 1206 एडी तक भारत के ऊपर द्वितीय तुर्की इन्वेजन शुरू होता है मोहम्मद गौरी के कार्यकाल में। ठीक है, यानी कि मोहम्मद गौरी जो है भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू करता है। ये द्वितीय तुर्की आक्रमणकारी माना जाता है। 1178 से लेकर के 1192 एडी तक पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान वंशीय शासक, वो शासन करने शुरू करते हैं। इसी के समय में दो प्रमुख युद्ध हुए थे तराइन के, 1191 और 92 में। 1191 में जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो पृथ्वीराज चौहान उसमें विजय प्राप्त किया, लेकिन 1192 में जो है वो हार जाते हैं,
और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसके बाद आगे चल के 1206 ईडी में जो मोहम्मद गौरी हैं वो अपनी सेनाओं, अपने सेनापति में सारे साम्राज्य को बांट देते हैं। जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और लाहौर दे दिया जाता है, यलदौज को गजनी दे दिया जाता है, कुबाचा को कच्छ और सिंध दिया जाता है, और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार। यही वजह है कि बख्तियार खिलजी ने 1204 एडी में नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके खत्म कर दिया था। ठीक है, अंततः 1206 एडी में यानी कि 1206 ईस्वी में खोखरों के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो है सल्तनत वंश की शुरुआत होती है 1206 एडी से। ठीक है, तो 1206 एडी से शुरुआत होती है और ये 1210 एडी तक चलती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो सल्तनत वंश के संस्थापक माने जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यदि आगे बात करें तो कुतुब मीनार का जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही शुरू किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है वो आता है आराम शाह, लेकिन ये कमजोर उत्तराधिकारी था। इसकी वजह से सत्ता को जो है इल्तुतमिश के द्वारा हथिया ली जाती है और ये 1211 से लेकर के 1236 एडी तक शासन करता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को बनवा करके पूरा किया था। आगे यदि हम बात करें तो इक्ता व्यवस्था की प्रणाली की शुरुआत किया था इन्होंने। ठीक है, और इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत के शासकों में से एक माना जाता है, यानी सबसे पहला शासक ये माना जाता है। ठीक है, और यह उपाधि जो है उन्हें औपचारिक रूप से खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त किया था। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाया। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जित्तल की भी शुरुआत किया था। चांदी का जो टंका था वो 175 ग्रेन का था। ठीक है, टंकों पर टकसाल का नाम यानी कि टंकों पर टकसाल के नाम लिखवाने की परंपरा भी इन्होंने शुरू किया और इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी बनाते हैं लाहौर को और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए दिल्ली को मानते हैं वो। ठीक है, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश शासन करना शुरू किया अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। ठीक है, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को खलीफा से खिल्लत प्राप्त हुई, जिससे इल्तुतमिश वैद सुल्तान और दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र राजा बन गया था। ठीक है, इस प्रकार से माना जाता है कि भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का श्री गणेश इल्तुतमिश ने ही किया था। त्राइन का तृतीय युद्ध जो होती है, त्राइन का तृतीय युद्ध जो होती है वो आपका 1215 से लेकर के 1216 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश के कार्यकाल में ही होता है। ये बात को भी हमें याद रखनी है। आगे हम बात करें तो इल्तुतमिश के बाद जो है आपके रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह से इसके हाथों से सत्ता छीन लिया जाता है रजिया सुल्तान के द्वारा, जो कि 1236 से लेकर 1240 एडी तक ये शासन करती है और ये पहली मुस्लिम शासिका के रूप में गिनी जाती है। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद फिर बहराम शाह आता है। ये सारे जो हैं कमजोर उत्तराधिकारी होते हैं। बहराम शाह के बाद फिर आपका नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद के बाद फिर आता है बलबन। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन आता है। दोस्तों बलबन बहुत ही ज्यादा फेमस शासकों के रूप में गिना जाता है। बलबन चहलगानी यानी कि चालीसा दल का सदस्य था जो कि इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। बलबन रजिया के विरुद्ध विद्रोह में भी शामिल हुआ था और बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और नसरुद्दीन को सुल्तान भी बनाया था। ठीक है, बलबन ने जैसे ही सत्ता संभाला चहलगानी यानी कि चालीसा दल को समाप्त कर दिया और इन्होंने लौह एवं रक्त नीति को अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए शुरू किया था। आगे बात करें तो इसके बाद जो है वो कैक्यूबाद आता है। कैक्यूबाद की हत्या के बाद उसके नाबालिग पुत्र कैमुस को गद्दी पर बिठाया जाता है। आगे यदि हम बात करें तो 1288 ईस्वी में मार्को पोलो भारत आता है और फिर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो है खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो एक निष्ठावान, निष्कपट, दयालु और एक उदार व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने जो है अपने दुश्मनों के विरुद्ध दुर्बल नीतियां अपनाया था क्योंकि वृद्ध शासक के रूप में गिना जाता है और इनका राज्याभिषेक किलोखरी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाई और फिर सत्ता को हासिल कर लिया। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, इन्हें कड़ा मानिकपुर जिसे बोला गया, कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित किया गया और राज्याभिषेक जो है दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ था। आगे यदि हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन कौन सा सैन्य अभियान हुए थे तो देखो यार, सैन्य अभियानों में सबसे पहले आता है गुजरात अभियान। गुजरात अभियान जो है 1298 ईस्वी में किया गया था। ये अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान था। ठीक है, उसके बाद फिर आता है गुजरात अभियान के बाद रणथंभौर अभियान। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब गुजरात अभियान ये कर रहे थे उसका नेतृत्व कर रहा था उलुग खां और नुसरत खां
और गुजरात अभियान से ही मलिक काफूर को लाया गया था 1000 दिनार में। इस वजह से मलिक काफूर को 1000 दिनार भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा निष्ठावान था मलिक काफूर अपने शासक के प्रति। ठीक है, इसके बाद 1301 ईस्वी में रणथंभौर अभियान होता है। 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान होता है। चित्तौड़गढ़ का नाम फिर बाद में खिजराबाद रखा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर मालवा अभियान होता है। मालवा के बाद सिवान अभियान होता है। सिवान को बाद में ये खैराबाद नाम रख देते हैं। और फिर अंतिम इनका जलौर अभियान होता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का इसके उत्तराधिकारी जो है वो आते हैं, जैसे कि मुबारक खां, ठीक है, फिर खुसरो खां आता है। लेकिन ये सारे क्या थे, तो कमजोर उत्तराधिकारी थे, जिसकी वजह से गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। तो गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम जो है गाजी मलिक था और यह तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये 1320 ईस्वी में जो है तुगलक वंश का स्थापना करता है और 1325 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसके बाद फिर आता है आपका 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं 1325 में। ठीक है, और इसे इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। इसका मूल नाम था जूना खां यानी कि जौना खां। इन्हें उपाधि दिया गया था उलुग खां का और प्रिंस ऑफ मेनेरियस का भी। इसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री जो कि मोरक्को के यात्री थे इबन बतूता वो आए हुए थे। ठीक है, और इबन बतूता को इन्होंने दिल्ली में काजी नियुक्त किया एवं राजदूत के बना करके इन्होंने चीन इसको भेजा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। और कब आया था इबन बतूता, तो 1333 एडी में आया था। ठीक है, बर्नी के अनुसार ऐसा माना जाता है, बर्नी एक साहित्यकार थे, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 परियोजनाएं शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले 1325 में दोआब में कर लगाया था। फिर 1326 या फिर 27, दोनों ये डेट माना गया है, राजधानी को परिवर्तन किया था, इन्होंने चेंज कर दिया था राजधानी को। फिर 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा चलाया था और 1332 में खुरासान अभियान किया था और कराची अभियान किया था 1333 में। तो इनके 5 परियोजना कौन कौन से थी, तो पहला था आपका दोआब में कर लगाना, दूसरा राजधानी परिवर्तन, तीसरा सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत करना, चौथा खुरासान अभियान और पांचवा कराची अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान कोही नामक एक नए विभाग की भी स्थापना किया था और इसका प्रधान अधिकारी को नाम दिया गया था अमीर कोही। इबन बतूता ने जो पुस्तक की रचना किया था उस पुस्तक का नाम था सफरनामा, जिसे रेहला कहा गया है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो पहले सुल्तान थे जिसने होली का त्यौहार मनाया था, यानी कि हिंदुओं का त्यौहार मनाया था। इसी के समय में जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण मिला। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत के हिंदू राजा यानी कि हिंदू राज्य विजयनगर की स्थापना हुई थी। ठीक है, विजयनगर में कौन कौन से शासन कर रहे थे, तो विजयनगर में संगम वंशीय शासक थे, सुलु वंशीय, तुलु वंशीय और अराविडु वंशीय। ठीक है, तो ये किसके समय में ये शासन स्थापित हुई थी, तो ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा बहमनी वंश की स्थापना भी किया जाता है। आगे चल करके 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनता है और इसका राज्याभिषेक ठट्टा यानी कि सिंध में करवाया जाता है। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होती है, तो यह एक गैर धार्मिक कर था और भारत में जजिया कर का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में किया था। ठीक है, और सारे करों को समाप्त करके केवल ये 4 कर रखा था। 4 कर में कौन कौन सा, खुम्स, खराज, जजिया और जकात। खुम्स क्या था, तो लूट का माल था जो कि 1/5वां हिस्सा था। खराज भूमि कर था, 1/10वां हिस्सा था। जजिया गैर मुस्लिम कर थी और जकात मुस्लिम आय का कर था जो कि उन्हीं के संरक्षण के लिए था, उनके विकास के लिए था। ये उनके आय का 2.5% हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के समय में ही तकावी ऋण का माफी किया गया था, जो कि किसानों को जो ऋण दी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय, उन सारे ऋणों को माफ कर दी गई थी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद तैमूरी सेनापति खिज्र खां थे, उनके द्वारा सैयद वंश की स्थापना की जाती है। सैयद वंश के बाद फिर आता है आपके पास लोधी वंश, और ये लोधी वंश जो है प्रथम अफगान राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लोधी अफगानी थे और ये मुख्यतः व्यापारियों के रूप में भारत आए थे और इन्होंने दिल्ली सल्तनत में सेवाएं भी दी, प्रशासनिक पदों पर कार्य भी किया। और जब सल्तनत की शक्ति कम हुई यानी कि कमजोर हुई तो लोधियों ने अपने वंश की स्थापना कर ली थी। ठीक है, लोधी वंश में बहलोल लोधी के बाद फिर आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में बात करें तो इसका वास्तविक नाम था निजाम खां। सिकंदर लोधी ने भूमि मापन हेतु गज सिकंदरी पैमाने बनवाया और सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना किया और बाद में 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया। ठीक है, आगे बात करें तो वह गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखा करता था। ठीक है, इसके बाद फिर आता है इब्राहिम लोधी। यह लोधी वंश का अंतिम शासक माना जाता है।
गृह युद्ध से बचने के लिए अफगान अमीरों ने सिकंदर लोदी के राज्य को उसके 2 पुत्रों में विभाजित कर दिया था, जिसमें एक इब्राहिम लोदी का था और दूसरा था जलाल खां का। इब्राहिम लोदी कार्यकाल में ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। ठीक है, तो युद्ध किसके किसके बीच में होती है? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध होती है, प्रथम बैटल होती है या वह पानीपत का। इसमें इब्राहिम लोदी जो है मारा जाता है, और इब्राहिम लोदी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो है जो क्रोनोलॉजी शुरू किए थे एंशिएंट हिस्ट्री से, वो मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास का सही क्रम जो था वो हमने आज अध्ययन कर लिया। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे बाबर के बारे में, बाबर यानी कि मुगल सेना के बारे में, मुगल सत्ता के बारे में। फिर मुगलों के बाद फिर जानेंगे हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की जो क्रोनोलॉजी थी, किस प्रकार से भारत आज़ाद हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। एक एक सारे घटनाक्रम को हम लोग सीखेंगे दोस्तों। इससे आपके माइंड में जो है ना एक क्रोनोलॉजी विकसित हो जाएगी ना, तो आपको इतिहास को समझने में बहुत ही आसानी फील होगी। जैसे कि हम लोग जानेंगे कि बाबर जब 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना किया, तो अगले ही वर्ष उन्होंने 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किया था राणा सांगा के साथ, उसमें भी विजय प्राप्त किया। फिर चंदेरी का युद्ध किया 1528 में मेदिनी राय के साथ। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध किया अफगानों के पास, और फिर अंततः मृत्यु हो जाती है उसकी 1530 ईस्वी में, जिसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं बनता है। तो सारे घटनाक्रम को हम लोग एक एक करके सीखेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और फीडबैक में जरूर बताना कि इससे आपको क्या हेल्प मिली, और दोस्तों के साथ वीडियो को रिकमेंड भी करना दोस्तों। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक